बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास हैं आजकल, जो हम राउटिंग्स के लिए यूज करते हैं, उनकी डिजाइन के लिए कौन कौन सी कंसिडरेशंस होती हैं और उनकी डिजाइन के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेशंस होती हैं। हम ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या चीज है और राउटिंग प्रोटोकॉल रिप कैसे काम करता है, ईआईजीआरपी कैसे काम करता है, ओएसपीएफ कैसे काम करता है, बीजीपी कैसे काम करता है। बिकॉज एज आई सेड बिफोर एज वेल कि ये डिजाइन कोर्स है, हम उनकी डिजाइन के एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको प्रायर नॉलेज होना चाहिए कि ईआईजीआरपी क्या चीज है, ईआईजीआरपी के मेन फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, ओएसपीएफ क्या चीज है, ओएसपीएफ के मेन फंक्शन क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे नेबर बनाता है, उसकी अपडेट्स कैसे होती हैं। बीजीपी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बीजीपी क्या चीज है, बीजीपी एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे इस्तेमाल में आता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो आई वुड रिकमेंड यू गो बैक और पहले इन चीजों के लेक्चर्स को या तो दोबारा सुनिए, या अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लेक्चर्स को आप सुन के फिर आप इस डिजाइन के लेक्चर पर आए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ यही बात करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स के डिजाइन की रिकमेंडेशंस क्या है, कि कौन कौन सी चीजों का राउटिंग प्रोटोकॉल की डिजाइन में ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए हम उन चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे कि राउटिंग प्रोटोकॉल इटसेल्फ क्या चीज है, हम उसके डिजाइन एस्पेक्ट पे बात करेंगे जो कि ये कोर्स जिसके मुतालिक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जैसा कि आपको पता है, यूज होते हैं, जिनमें हमारे पास पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल में आता है बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में आता है रिप और आईजीआरपी, जिसका जो कि अभी एक लेगेसी प्रोटोकॉल है, यूज नहीं होता। उसका जो नया इनहांस्ड वर्जन है वो ईआईजीआरपी, जिसे हम आज का यूज करते हैं। उसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, जो कि है ओएसपीएफ और आईएसआईएस। इवन दो कि ये ईआईजीआरपी इज नॉट रियली अ डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, इसको वो कहते हैं कि एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में आता है ये। इसका मैट्रिक जो है, जैसे कि रिप में हमें पता है कि रिप को डिस्टेंस वेक्टर में इसलिए रखा जाता है कि रिप का जो मैट्रिक है वो है हॉप काउंट्स। तो उसका जो मैट्रिक होगा वो ऐसे होगा कि अगर आपने इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन में जाना है तो कितने हॉप्स आते हैं उसके रास्ते में, एक हॉप, दो हॉप। तो इसी तरह से, लेकिन ईआईजीआरपी के मैट्रिक की कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती। उसकी मैट्रिक की कैलकुलेशन जब 5 डिफरेंट थिंग्स उसमें आती हैं, बैंडविड्थ, डिले, एमटीयू, लोड, रिलायबिलिटी, ये 5 चीजें मिलकर ईआईजीआरपी का मैट्रिक कैलकुलेट होती हैं। तो वो प्योरली डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल नहीं है। बीजीपी पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल उसे इसलिए कहा जाता है कि जैसे रिप में हम ये राउटर्स की बात करते हैं कि वो कितने हॉप्स अवे है डेस्टिनेशन से, सोर्स जो है वो कितने हॉप्स अवे है, इस तरह बीजीपी में हम बात करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की। यानी कि ये हमारे पास एक क्लाउड है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, ये क्लाउड एक और किसी सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा है ऑटोनोमस सिस्टम से, ये एक और से जुड़ा है। तो ये हॉप्स, ऑटोनोमस सिस्टम के जो हॉप्स हैं वो बीजीपी में आते हैं। उसका मैट्रिक है, उसके मैट्रिक की कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स होती है, अबाउट 12-13 पॉइंट्स जो कि बीजीपी के मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। उसके बाद एज ए सेड, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ओएसपीएफ और आईएसआईएस, ये दोनों लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आते हैं। इनके मैट्रिक्स भी तकरीबन सेम तो नहीं होते, लेकिन इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओएसपीएफ की, जैसा कि हमें पता है कि उसकी मैट्रिक की कैलकुलेशन होती है कॉस्ट, तो उसको लिंक के बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय 100, तो उसको देख के वो डिसाइड किया जाता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, और फिर जिस लिंक डेस्टिनेशन तक पहुंचने
के लिए जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, OSPF इस तरह उस पाथ को चूज करेगा। तो ये तो एक ओवरऑल सिनेरियो था जो आपको ऑलरेडी पता है कि ये हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स में हम एक चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है समराइजेशन। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी समराइजेशन का एटलीस्ट 2 से 3 जगह पर जिक्र किया है कि हम समराइजेशन क्यों करते हैं, क्या रीजन है समराइजेशन की। इस लेक्चर में उसको दोबारा इसीलिए रखा गया क्योंकि वो राउटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दोबारा रखा, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि समराइजेशन आपकी राउटिंग के डिजाइन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समराइजेशन को बहुत ही ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन देनी पड़ती है कि आपने कौन से ब्लॉक को किस तरह से समराइज करना है, और आपने जो अपने नेटवर्क के अंदर हायरार्की रखनी है वो कैसे रखनी है ताकि आपकी समराइजेशन इजी हो सके, ताकि आप जब एक्सेस लेयर से डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर जब आप समराइज करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन से कोर लेयर के ऊपर जब आप समराइज करते हो, तो एक हायरार्की में समराइज हो, रादर देन के बस आपने कोई भी आईपी एड्रेस उठाया और अपने क्लाइंट्स को देना शुरू हो गया। ऐसे नहीं होता, एक केयरफुल कंसिडरेशन में सिटिंग होती है और बहुत सारी चीजों को देखकर देखा जाता है। अच्छा, हम अपने जो डिफरेंट साइट्स हैं, हम अपने हर साइट को 10 का नेटवर्क या 172.16 का नेटवर्क या क्लास सी का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168 इसका नेटवर्क जो हम देते हैं, तो उसको फिर हम समराइज अपर लेयर पे कैसे करेंगे। तो समराइजेशन हम क्यों करते हैं? टू मेक राउटिंग स्केलेबल, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एड्रेसेस को ब्लॉक्स में रखें। ऐसा मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास ऐसे है कि हमारी कराची की साइट में हम जो है क्लास सी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, हम लाहौर की साइट में जो है वो क्लास बी का प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक और साइट है वहां पे क्लास बी का एड्रेस यूज कर रहे हैं, और फिर हमारी यहाँ पे एक साइट हब साइट जो ये सारी साइटों को कनेक्ट करती है, वहां पे हम जो है वो 10 का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समराइज करना इस तरह से, क्योंकि आप डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं। अगर आप एक ही ब्लॉक रखें, हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे है मेरा 10.1.0.0 का नेटवर्क /16 का नेटवर्क, तो फिर उसके आगे सबनेट्स हो जाएंगे उसकी लैन के अंदर, और बी के अंदर जो है वो 10.2.0.0/16, सी के अंदर 10.3.0.0, और इसी तरह जब आप इनको समराइज करके अपने दूसरे हब राउटर में भेजते हो तो आप उसे भेज सकते हो 10.0.0.0/8। तो इस तरह की समराइजेशन ज्यादा इजी होगी रादर देन कि मैं इनको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर रखूं। उसके बाद समराइजेशन क्या चीज आपकी इंप्रूव करती है? सबसे पहले तो वो आपके राउटिंग टेबल का साइज जो है उसको कम करती है, लेकिन जो समराइजेशन का मेन गोल है वो राउटिंग टेबल का साइज कम करना नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द गोल, लेकिन मेन गोल में वो गोल समराइजेशन का नहीं आता। उसका मेन गोल ये है कि राउटिंग प्रोसेसर और सीपीयूज को कम टाइम लगता है उसको देखने में, एक्चुअल राउट को फाइंड आउट करने में कि कौन सा राउट लेना चाहिए इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। कि अगर मेरे पास लेट्स से कि 10.10 के यहाँ पे 25 राउट्स हैं, तो राउटर को हर एक राउट से गुजरना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है। लेकिन अगर मैंने ये यहाँ पे, रिमेंबर राउटिंग का एक रूल जो आपके जहन में हमेशा होना चाहिए वो ये कि राउटिंग हमेशा स्पेसिफिक रूल को प्रेफर करेगी। स्पेसिफिक रूट अगर ना हुआ तो फिर उससे कम स्पेसिफिक में जाएगी वो, लेकिन ऑलवेज लुक फॉर स्पेसिफिक रूट। अगर उसके पास स्पेसिफिक रूट है तो वो स्पेसिफिक रूट को ही लेगी। अब जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 10.1.0.0 भी है, 10.2.0.0 भी है, 3.0.0 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे पास 10 के 10 नेटवर्क है यहाँ पे। तो राउटर को अगर यहाँ पे लैन पे किसी ने जाना है 10.10.0.0/16 की तरफ, तो उसे इन सारे राउट्स को क्रॉस करके यहाँ नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ देखेगा ओ यहाँ पे ये मैचिंग राउट है,
ओके इसकी ट्रैफिक, इसका जो भी वो नेक्स्ट हॉप उसके राउटिंग प्रोटोकॉल में होगा वहां पे भेज दो, फॉरवर्ड कर दो। लेकिन अगर मैं राउटर को बोलता हूँ कि भाई 10 की कोई भी ट्रैफिक आती है उसको आगे फलां लिंक पे भेज दो, तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो यहाँ 10 राउट्स को देखे, वो एक ही राउट को देखेगा, ओ यहाँ ये 10 का राउट है, स्पेसिफिक राउट है ही नहीं है। बेशक आप भेज रहे हैं /16 की तरफ राउट्स को, लेकिन उसके पास स्पेसिफिक /16 का नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक नहीं है तो उससे ऊपर का देखेगा, तो /8 के राउट उसको आगे भेज देगा, आगे जाके उसे यहाँ पे कहीं /16 का नेटवर्क स्पेसिफिक मिल जाएगा और उसे अपना रास्ता मिल जाएगा। तो इसलिए हम समराइजेशन को अपने नेटवर्क में यूज करते हैं और बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन देते हैं। उसके बाद स्टैटिक रूट, हमें पता है, आई नो कि आजकल स्टैटिक रूट आप समझते होंगे कि कौन यूज करता है, इट्स अ रियल पेन। अगर डायनेमिक प्रोटोकॉल है तो हम स्टैटिक रूट को क्यों यूज करेंगे। लेकिन देर आर प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे है, जगह ऐसी हैं जहां पे स्टैटिक रूट ही ज्यादा काम आता है, वहां पे डायनेमिक रूटिंग जो है आप नहीं चला सकते। सबसे पहले उसमें हमारा पॉइंट है कि when it is undesirable to have a dynamic routing update forwarded across slow bandwidth, तो अगर हमारे पास ये एक राउटर है, ये मेरे पास T1 लाइन है, या T1 भी नहीं, मेरे पास ये सिर्फ लेट्स से 700 या 500 किलोबिट का लिंक है, ये सिर्फ ये T1 लाइन नहीं है, 700 किलोबिट का लिंक है, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं तो ये लिंक ऑलरेडी बेशक ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उस पर राउटिंग की अपडेट्स जा रही हैं, हेलो पैकेट्स जा रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क में चेंजिंग आती है तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट दूसरे राउटर पे अपने नेबर की तरफ भेजेगा, तो ये सारी चीजें आपके इस लिंक को और स्लो कर देंगी। तो इसलिए स्टैटिक रूट यहाँ पे ज्यादा काम आएगा कि आप स्टैटिक रूट दें, यहाँ पे आप स्टैटिक रूट दें कि भाई कोई भी जो ट्रैफिक है इस डेस्टिनेशन की वो जानी है तो आप उसको यहाँ पॉइंट कर दें, और इसकी तरफ से आप डिफॉल्ट रूट जो है वो इधर पॉइंट कर दें कि भाई कोई भी ट्रैफिक किसी भी किस्म की इधर जानी है तो वो उसको इधर भेज दो। या यहाँ पे डिफॉल्ट रूट मेनली ये होता है कि यहाँ पे डिफॉल्ट रूट आप देते हो और यहाँ पे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का रूट देते हो। When administrator needs total control over routes और बैकअप फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। अब फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या है, लेट्स से कि मैं यहाँ एक बनाता हूँ टोपोलॉजी। ये एक राउटर है हमारे पास जो कि ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उससे अटैच है। ये एक साइट है हमारे पास, साइट की लैन है, ये प्राइमरी है मेरा राउटर और ये बैकअप राउटर है। अब अगर फॉर एनी रीजन मेरा ये लिंक डाउन हो जाए तो मुझे लैन को बताना पड़ेगा कि भाई सारी की सारी ट्रैफिक अपनी इधर शिफ्ट कर दो, तो मेरा ये लिंक भी काइंड ऑफ लाइक ऑफ नो यूज हो जाएगा, इस्तेमाल में नहीं होगा। लेकिन मैं अगर एक काम करता हूं, मैं इन दोनों के बीच एक लिंक दे देता हूं ये वाला, और इधर एक स्टैटिक रूट दे देता हूं, और इस स्टैटिक रूट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मैं ज्यादा कर देता हूं। मैं कह देता हूं कि भाई जी स्टैटिक रूट इधर पॉइंट करता हूं, डेस्टिनेशन इधर उसकी रखता हूं, और उसको कहता हूं कि भाई उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है लेट्स से कि भाई 200 या 250 एनीथिंग। अब क्या होगा कि आप लेट्स से कि यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं EIGRP या OSPF लेट्स से यूज कर रहे हैं, और जिसकी कॉस्ट जो है वो 110 है। तो जो ही ये लिंक डाउन होगा, यहाँ पे लेट्स से कि फर्ज करो आप BGP यूज कर रहे हैं या कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, तो जो ही ये लिंक डाउन होगा, इस राउटर के पास एक फ्लोटिंग स्टैटिक राउटर है, उसको पता है कि भी मैं एक और रास्ता ले सकता हूं। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज होता है, अगर एक से ज्यादा प्रोटोकॉल हो तो किस प्रोटोकॉल को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिसाइड करता है। तो मैं स्टैटिक राउट दे देता हूं जो काम में तभी आएगा जब ये लिंक डाउन होगा, वैसे इस लिंक का कोई काम नहीं। जो ही ये लिंक डाउन हुआ, राउटर को पता है कि मेरे पास एक स्टैटिक रूट भी है जिसके जरिए मैं अपने बैकअप पे जा सकता हूं, और फिर बैकअप से होके मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर तक जा सकता हूं। तो वेरी वेरी इन यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है आजकल, और इसकी कमांड भी इसी तरह होती है, IP रूट और फिर डेस्टिनेशन का नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, उसका इंटरफेस, और यहाँ पे फिर आप
उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेंशन करते हैं, जो भी है 200 250 आपने जो भी रखना है। तो ये है जी स्टैटिक फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। उसके बाद हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल आता है EIGRP। तो देखते हैं कुछ रिकमेंडेशन स्केलेबल EIGRP डिजाइन के लिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये CCDA का कोर्स है, आपको एक फाउंडेशन दे रहा हूं। इसके बाद अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल जाननी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में इनके डिजाइन के सिनेरियोज और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है, तो देयर इज अनदर प्रोफेशनल लेवल कोर्स CCDP का आर्किटेक्चर का जो पेपर है, जो एग्जाम है, वो इन चीजों को और ज्यादा गहराई में और ज्यादा डीपर लेके जाता है। लेकिन हम इसको बेस लाइन रखेंगे ताकि आपको सोचने का मौका मिले, एक थॉट प्रोसेस आपके जहन में आए कि हम जब राउटिंग के डिजाइन को फाइनलाइज कर रहे होते हैं तो किन किन चीजों को हमने देखना होता है, किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो EIGRP में भी सबसे इंपॉर्टेंट हायरार्की होनी चाहिए, जिससे कि हमारी समराइजेशन बहुत इजी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे कि फिजिबल सक्सेसर और सक्सेसर कैसे चुने जाने चाहिए, इसका आप पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उनके कॉस्ट, उनकी जो मैट्रिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आप कौन सा फिजिबल सक्सेसर बन रहा है, कौन सा सक्सेसर बन रहा है। ये ना हो जो आप उसको मेंशन कर रहे हो कि जिसकी बैंडविड्थ कम हो, उसकी कैलकुलेशन में वो सबसे ऊपर आ रहा हो, वो किसी तरह से सक्सेसर बन रहा हो, और जो लिंक बैड हो वो फिजिबल सक्सेसर बन रहा हो। आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा सक्सेसर बनेगा और कौन सा फिजिबल सक्सेसर बनेगा इफ दे आर टू राउट्स टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं की जो कि अभी मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि पैसिव इंटरफेस की कमांड जो एक होती है, उसमें हम ये करते हैं कि अगर हम लेट्स से कि हमारे पास ये दो राउटर्स हैं, हमने सिर्फ इस लिंक पे EIGRP का नेबर बनाना है। हम नहीं चाह रहे कि किसी भी वजह से कल को ये वाला राउटर उठ के अपनी EIGRP की कमांड डायल करे और किसी तरह से यहाँ पे ये नेबर फॉर्म हो जाए, या कोई गलती में यहाँ पे ये EIGRP को एडवर्टाइज करे। तो मैं यहाँ पे इस लिंक के ऊपर EIGRP के अंदर ये कमांड दूंगा कि पैसिव इंटरफेस, और फिर इंटरफेस का नाम मेंशन कर दूंगा। तो जब तक ये कमांड इस इंटरफेस के लिए मेंशन रहेगी, इस इंटरफेस के ऊपर EIGRP का नेबर नहीं बन सकता। तो ये भी एक डिजाइन कंसर्न है, अगर आपको इस्तेमाल में लेकर आना हो तो आप लेकर आ सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेशन है कि स्केल ऑफ EIGRP कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीपल EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम टू लिमिट EIGRP क्यूरीज। EIGRP क्यूरीज, अब यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म आ गई EIGRP क्यूरीज। Let me erase everything. अब फर्ज करें, ये हमारी टोपोलॉजी है, मैंने एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई। ये हमारा जो लिंक है हमारी प्रोवाइडर की तरफ जा रहा है या लैन की तरफ जा रहा है, जहां भी ये एक लिंक है जहां पे हमारा EIGRP का नेबर बना हुआ है। अब फॉर एनी रीजन लेट्स से कि ये लिंक डाउन हो जाता है, कि फॉर वट एवर रीजन, केबल खराब है या थोड़ी देर के लिए कनेक्टर खराब है या थोड़ी देर के लिए यहाँ से किसी ने गलती से अनप्लग कर दिया, कुछ भी हुआ, जो ही ये लिंक डाउन गया, EIGRP ने क्या किया, EIGRP ने क्वीरीज देना शुरू कर दी। EIGRP ने इस राउटर को क्वीरी किया, इस राउटर को क्वीरी किया कि भाई तुम्हारे पास क्या इस राउट का बैकअप राउट है, किसी और रास्ते से पहुंच सकते हो तुम या नहीं। इस राउटर को भी क्वीरी किया। इन राउटर्स को नहीं पता कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये देखते हैं अपने राउटिंग टेबल में कुछ नहीं है। ये क्वेरी आगे करते हैं कि भाई क्या तुम्हें पता है, इधर आगे करते हैं तुम्हें पता है। ये क्वेरी आगे गई, आगे गई। लेट्स से कि यहाँ पे इस राउटर का ये यहाँ पे एंड हो रहा है और ये राउटर कहता है कि नहीं भी मेरे पास तो इसका राउट नहीं है। ये इसका रिप्लाई देता है कि नहीं भी मेरे पास राउट नहीं है। ये इस राउटर को इधर से रिप्लाई आता है कि भी मेरे पास राउट नहीं है।
उसको पता चल जाता है कि अच्छा अभी इस रास्ते से मेरे पास कोई राउट नहीं है इसका एज अ बैकअप। फिर वो अब क्योंकि उसने जो क्वेरीज भेजी हैं वो उन सब क्वेरीज का वेट करेगा। अब ये राउटर इसी तरह रिप्लाई करेगा कि भी मेरे पास भी नहीं है, ये कहेगा भी मेरे पास भी नहीं है, ये कहेगा भी मेरे पास नहीं है, ये कहेगा मेरे पास नहीं है। अब यहां से ये क्वेरी गई लेकिन फॉर सम रीजन ये लिंक भी डाउन हो गया। रिप्लाई जाने से पहले पहले ही, उसको बताने से पहले ही कि भी ये मेरे पास इसका राउट नहीं है बैकअप, ये लिंक किसी तरह से डाउन हो गया, कट गया, तार कट गया, कुछ भी हो गया, ये लिंक डाउन हो गया। अब क्या होगा कि ये राउटर फॉर सम रीजन अगर ये लिंक, जैसे कि हमने कहा कि फर्ज करो किसी ने गलती से यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया था या किसी भी रीजन से ये दोबारा लिंक जो है वो वापस आ जाता है, तो EIGRP फिर भी नेबर फॉर्म नहीं करेगा तब तक जब तक उसको इस क्वेरी का रिप्लाई नहीं आ जाता। बेशक उसको नेबर, उसकी ये लिंक ठीक हो गया, वो अब नेबर फॉर्म कर सकता है, फाइन, वो ठीक है, लेकिन जब तक उसको इस क्वेरी का रिप्लाई नहीं आएगा वो नेबर नहीं फॉर्म करेगा, और वो रिप्लाई नहीं आएगा क्योंकि यहां से ये लिंक खराब हो गया। तो इसलिए ये क्वेरीज मैसेज जो EIGRP के होते हैं ये बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स हो सकते हैं अगर इन्हें सही तरह से प्लान ना किया जाए और इन्हें सही तरह से डिजाइन ना किया जाए। देयर इज अ वे टू स्टॉप क्वेरी मैसेज। अगर मैं अपने इस राउटर को कहता हूं कि ये EIGRP को बताता हूं कि ये राउटर स्टब राउटर है, कि इससे आगे क्वेरी को नहीं भेजना, या मैं कहता हूं कि ये राउटर स्टब राउटर है, इससे आगे क्वेरी को नहीं भेजना, क्योंकि मुझे पता है था नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कि इस राउटर के पास इस पूरी टोपोलॉजी में इस लिंक का बैकअप नहीं है, तो मैं क्वेरी को इन दोनों राउटर्स को स्टब राउटर्स बना दूंगा। तो जब ये राउटर क्वेरी करेगा इस राउटर को, तो ये राउटर डायरेक्ट उसे बताएगा कि भी मेरे पास राउट नहीं है। ये राउटर आगे फिर किसी राउटर से नहीं पूछेगा कि भी तुम्हारे पास राउट है या नहीं। हो सकता है क्वेरीज इसलिए की जाती है कि हो सकता है ऐसे हो कि हमारे ये जो राउटर है ये आगे इस राउटर से जुड़ा है, आगे इस राउटर से जुड़ा है, ये इस राउटर से जुड़ते जुड़ते ये यहाँ पे इसका कोई बैकअप लिंक हो, इसलिए ये क्वेरीज करता है कि शायद मुझे कोई बैकअप लिंक मिल जाए, जिसे, क्योंकि उसका इस राउट का मैट्रिक इतना ज्यादा था कि वो फिजिबल सक्सेसर नहीं बन सका। बट फिजिबल सक्सेसर ना बनने का मतलब ये नहीं है कि बैकअप राउट टोपोलॉजी में है नहीं। ये बात मेरी जहन में रख लें कि फिजिबल सक्सेसर ना होने का मतलब ये नहीं है कि टोपोलॉजी के अंदर बैकअप राउट नहीं है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि EIGRP क्योंकि सक्सेसर से अगर लूज होता है और वो फिजिबल सक्सेसर पे अपने ट्रैफिक को भेजता है, तो वो जो डाउन टाइम आता है वो बहुत ही ज्यादा थोड़े अरसे के लिए आता है। जबकि अगर फिजिबल सक्सेसर नहीं है आपके पास तो उसको पूरी टोपोलॉजी को देखना पड़ेगा, क्वेरीज भेजनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, रीडिस्कवर करना पड़ेगा कि कोई बैकअप राउट है, उसमें उसे ज्यादा आउटेज होगी, ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्वेरीज मैसेजेस को बहुत ही ध्यान से सोचकर EIGRP के अंदर डिजाइन करना पड़ता है, और उसका डिजाइन का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन करें कि मल्टीपल EIGRP के ऑटोनोमस सिस्टम को रखें। आप अपने कुछ राउटर जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम, जैसे हमने ये 200 में रख दिए, कुछ जो है वो हमने रख दिए ऑटोनोमस सिस्टम 100 के अंदर। तो अब 100 की क्वेरीज 200 में नहीं जाएंगी, 200 की 100 में नहीं जाएंगी, तो हम इस तरह से क्वेरीज के ब्रॉडकास्ट, क्वेरीज के स्टॉर्म को हम रोक सकते हैं, और हम इन दोनों के बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन करके इन दोनों के राउट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। So that's a very good way of controlling query messages in EIGRP. उसके बाद है जी स्केलेबल OSPF डिजाइन। तो OSPF डिजाइन के अंदर देयर आर नंबर ऑफ कंसिडरेशन जो कि हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि नंबर ऑफ राउटर जिनके साथ हम नेबर कर रहे हैं OSPF के अंदर वो कितने हैं। तो सिस्को की तरफ से रिकमेंडेशन है कि OSPF के अंदर एडजेसेंट नेबर जो है वो अप टू 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑल्सो व्हाट यू गॉट टू बी थिंकिंग ऑफ
कि हम जितने नेबर्स बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स राउट्स वो ज़्यादा बढ़ेंगे और सीपीयू का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मेमोरी पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इन चीज़ों को भी केयरफुल कंसिडरेशन देनी पड़ती है। नंबर ऑफ राउटर्स इन द एरिया, एक एरिया के अंदर कितने राउटर्स होने चाहिए? अगेन रिकमेंडेड बाय सिस्को रफली अबाउट 50 राउटर्स। मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन नॉट मोर देन 50 राउटर्स इन एन एरिया, ये रिकमेंडेड है ओएसपीएफ के अंदर। नंबर ऑफ एरिया ईच राउटर शुड अटैच टू, एक राउटर कितने एरिया से, कितने डिफरेंट एरिया से अटैच होना चाहिए? तो द रिकमेंडेशन इज कि कोई भी एक राउटर शुड नॉट बी अटैच विद मोर देन 3 एरियाज। एक उसमें से एरिया 0 होगा जो बैकबोन एरिया होगा, और बाकी जो भी है एरिया 1 हो सकता है, एरिया 2 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन एक राउटर शुड नॉट बी अटैच विद मोर देन 3 एरियाज, ये रिकमेंडेड है। और उसके बाद कंसिडरेशन देनी पड़ती है केयरफुली कि बीडीआर और डीआर और बीडीआर किसको चूज करना पड़ता है, कि हम अपने शेयर्ड लैन जो हमारा सेगमेंट होता है उसके अंदर हम चूज करते हैं बीडीआर, डीआर और बीडीआर को, ताकि हम अपनी अपडेट्स पूरी टोपोलॉजी के अंदर ना भेजें, सिर्फ डीआर और बीडीआर को भेजें, और वो डीआर बीडीआर जो स्पेसिफिक राउटर्स हैं वो बाकी राउटर्स को इन्फॉर्म करें, रादर देन कि एक स्टेट चेंज हुई, एक कोई थोड़ी सी टोपोलॉजी में चेंज हुई और ओएसपीएफ ने सारे राउटर्स को बताना शुरू कर दिया कि भाई ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, उस वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। इस तरह हम अपने ओएसपीएफ के एरियाज को डिजाइन कर सकते हैं कि हम अपने बैकबोन एरिया, जिस तरह हमारे पास ये एरिया 0 एज अ बैकबोन एरिया हम रख सकते हैं। हम अपने मॉड्यूल्स को डिफरेंट एरियाज में रख सकते हैं, जैसा कि वैन का मॉड्यूल जो है हमारे एरिया 20 में है, डेटा सेंटर एरिया 40 के अंदर है, इंटरनेट एरिया 200 के अंदर है, और इसी तरह लैन के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। लैन का एक कैंपस का एक बिल्डिंग या एक फ्लोर हमारा एरिया 122, दूसरा 121 और इसी तरह 120, और फिर हम इसी तरह इन सब को आपस में अटैच करते हैं इन एरियाज को। और ये सारे एरियाज जैसे कि एज अ ओएसपीएफ हमें पता है कि ओएसपीएफ में सब एरियाज हैव टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू एरिया 0 एज अ बैकबोन। उसमें भी कुछ कंसिडरेशन है कि अगर एरिया कुछ ऐसा है कि वो बैकबोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो हम वर्चुअल लिंक्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपने एक नई कंपनी को एक्वायर किया है और वो आप उसे किसी भी तरह से बैकबोन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे हम उसका एक सेपरेट एरिया बनाते हैं, एरिया नंबर उसे हम देते हैं 123 दे देते हैं। तो क्योंकि वो बैकबोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अब यहाँ पे तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स होगी कि जो कि रूल्स में है ओएसपीएफ के कि हर एरिया बैकबोन एरिया 0 से कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर एक वर्चुअल लिंक यूज करते हैं, जो एक सिर्फ वो कमांड होती है टू टेल कि ये एक वर्चुअली एक लिंक हमने बना दिया बिटवीन एरिया 123 एंड एरिया 0। नॉट एन एफिशिएंट प्रोसेस, लेकिन जहां पे हमारे पास लिमिटेशन होती है तो हम वर्चुअल लिंक को भी यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अंदर। उसके बाद दी बिगेस्ट प्रोटोकॉल बीजीपी। बीजीपी, आई लव बीजीपी। बीजीपी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्केलेबल राउटिंग प्रोटोकॉल है। इटसेल्फ बीजीपी के ऊपर पूरी एक सीरीज की जा सकती है, जिसमें हम आराम से 25-30 लेक्चर्स जो है वो कर सकते हैं बीजीपी के ऊपर, क्योंकि बीजीपी इज सच अ बिग टॉपिक कि उसे इस तरह एक स्लाइड में 3-4 मिनट या 5 मिनट की टॉपिक के में उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हम क्योंकि एज अ डिजाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको बीजीपी की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि बीजीपी क्या चीज है। बीजीपी इज अ आईएसपी टेक्नोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी, इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल मोस्टली यूज्ड बाय आईजीपी आईएसपीज, जिसमें सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो बीजीपी को अपने नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो इतनी बड़ी हैं, इतनी स्केलेबल, इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि ओएसपी या पीआईजीआरपी उनके राउटिंग टेबल को नहीं संभाल सकता, तो वो भी अपने एज अ आईजीपी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बीजीपी को यूज करती हैं।
BGP can handle नंबर ऑफ राउट्स, लाइक पूरा जो हमारा इंटरनेट का राउटिंग टेबल है वो BGP के ऊपर चलता है। हमारे इंटरनेट के राउटिंग टेबल में अबाउट 300 400,000 से ज्यादा 3-4 लाख से भी ज्यादा राउट्स जो हैंडल होते हैं। BGP इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, कैन डू इट वेरी इजीली, बगैर किसी प्रॉब्लम के साथ BGP उनको हैंडल कर सकता है, जबकि हमारे बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स इतने स्केलेबल नहीं है, इतने ज्यादा राउट्स को वो हैंडल करने के कैपेबल नहीं है। अब BGP में क्या होता है, BGP में हम यूज करते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। अब जैसे कि ये एक सर्विस प्रोवाइडर है तो इसका एक अपना ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है जो कि आपको आयाना, जैसे हम IP एड्रेसेस बाय करते हैं इसी तरह हम ऑटोनोमस सिस्टम्स को आयाना से बाय करते हैं। तो BGP का ये लेट्स से एक ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 है, ये ऑटोनोमस सिस्टम 3 है और ये ऑटोनोमस सिस्टम 4 है। अब अगर ऑटोनोमस सिस्टम यहां से आप एक क्लाइंट, एक कस्टमर है, उसका उसने यहां से यहां जाना है, तो क्योंकि हमने बोला ये पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल है तो ये भी हॉप काउंट करता है, ये हॉप काउंट करता है ऑटोनोमस सिस्टम को, नॉट नंबर ऑफ राउटर्स। तो इसके लिए अगर ये यहां से जाएगा तो ये इसके लिए हॉप्स होंगे 1 1 2 एंड 3, और अगर ये इस तरफ से जाएगा तो इसके लिए हॉप्स होंगे 1 और 2। तो ये इस रास्ते को ज्यादा प्रेफर करेगा रादर देन इस रास्ते को। तो इस तरह से BGP काम करता है। BGP के भी फिर आगे दो पार्ट्स हैं। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं, जो BGP यूज होता है वो होते हैं IBGP, और ऑटोनोमस सिस्टम के बाहर जो BGP यूज होता है, जो दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच यूज होता है, वो है EBGP, एक्सटर्नल BGP। लाजमी नहीं है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज IGP जो आप यूज कर रहे हो और यहाँ पे आप दोनों को डिफरेंट एक्सटर्नली जो है वो EBGP के थ्रू आप उनको कनेक्ट करवा रहे हो। मोस्टली ISPs क्या करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ISIS यूज करते हैं और फिर IBGP के नेबर्स बनाते हैं। तो ISIS को एज अ IGP यूज करते हैं, इंटीरियर गेटवे, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, और BGP को वो एज अ यूज करते हैं, अपने IBGP को यूज करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट को, BGP की एडवर्टाइजमेंट को एक्सचेंज करने के लिए, और फिर EBGP को यूज करते हैं अपनी फ्रॉम वन ऑटोनोमस सिस्टम टू अनदर ऑटोनोमस सिस्टम। इसकी डिजाइन के स्केलेबिलिटी के लिए अब IBGP का एक रूल है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनमें आप IGP तो रन करोगे करोगे, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल ISIS या OSPF आप रन करते हो, लेकिन फॉर IBGP टू वर्क दे हैव टू हैव अ फुल मैश कनेक्टिविटी। उनको फुल मैश कनेक्टिविटी चाहिए फॉर IGP। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सर्विस प्रोवाइडर के पास तो God knows, I mean, it could have 100, 200, 300, 400 routers in their cloud. इस तरह से उन्हें फुल मैश करना इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जॉब। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे आर राउटर, दे आर टेक्नोलॉजी कॉल्ड राउट रिफ्लेक्टर्स। तो राउट रिफ्लेक्टर्स यूज करते हैं और अपने सारे जो हमारे राउटर्स होते हैं क्लाउड के अंदर उसको राउट रिफ्लेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। तो राउट रिफ्लेक्टर में क्या होता है कि ये सारे राउटर पीरिंग करते हैं, नेबरशिप करते हैं राउट रिफ्लेक्टर के साथ, अपने सारी एडवर्टाइजमेंट राउट रिफ्लेक्टर को देते हैं, और फिर राउट रिफ्लेक्टर जो है वो सबको हैंडल करता है कि भाई किस किस को कौन कौन से राउट्स आगे भेजने हैं। तो इस तरह से हम अपनी वो जो फुल मैश की हमारा जो वो रिक्वायरमेंट है वो हम उसको अचीव कर सकते हैं यूजिंग राउट रिफ्लेक्टर। इसके बाद हम एक और चीज यूज कर सकते हैं इन कंजंक्शन विद राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर के साथ हम कन्फेडरेशंस का एक कॉन्सेप्ट है यूज कर सकते हैं कि हम वी कैन मेक ऑटोनोमस सिस्टम इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम। तो पब्लिकली
किसी भी ISP का एक ही ऑटोनोमस सिस्टम होता है पब्लिकली। तो लेट्स से पब्लिकली आपका ये ऑटोनोमस सिस्टम है 3000, लेकिन फॉर अ स्केलेबिलिटी पर्पस आपने डिफरेंट राउट रिफ्लेक्टर लगाए हुए हैं ताकि आपकी स्केलेबिलिटी रहे। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिफरेंट कन्फेडरेशन बना दी हैं। आपने ये ऑटोनोमस सिस्टम 3 बना दिया है, ऑटोनोमस सिस्टम 2 बना दिया है, ऑटोनोमस सिस्टम 1 बना दिया है। इन सब के राउट्स आपस में एडवर्टाइज हो रहे हैं, सब आपस एक दूसरे को पता है कि कौन सा राउट किस तरफ है, कौन सा राउट किस तरफ है। लेकिन फॉर अ वर्ल्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन वो जाने जाते हैं एज अ ऑटोनोमस सिस्टम 3000। अगेन दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। मैं आपको एक ईगल आई व्यू, एक 10,000 फुट व्यू बता रहा हूँ राउट रिफ्लेक्टर कन्फेडरेशन का। वी कैन डू 2-3 आवर्स लेक्चर ऑन राउट रिफ्लेक्टर एंड कन्फेडरेशंस। अगर आपको नहीं पता, आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड स्टडी BGP के कुछ लेक्चर्स देखें, BGP की कोई बुक आप देख लें जिसमें आपको राउट रिफ्लेक्टर और कन्फेडरेशन की ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मेरा क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है और ये लेक्चर वो राउटिंग प्रोटोकॉल डिजाइन का है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि राउट रिफ्लेक्टर कैसे काम करता है, कन्फेडरेशन क्या चीज होती है। आई वुड वांट यू कि आप इस अगर आपको नहीं पता तो आप इस पे रिसर्च करें, इसको देखें कि राउट रिफ्लेक्टर क्या है और कन्फेडरेशन क्या चीज है। और उसके बाद फाइनली हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग डिजाइन में जो चीज आती है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, excellent way to control and manage routing updates. Important when two routing protocols deployed. स्पेशली यूज होता है जब दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्ज करती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन EIGRP यूज कर रही है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो OSPF यूज कर रही है। तो यू वुड नॉट वांट कि आप जो EIGRP यूज कर रही है उसको पूरा OSPF में कन्वर्ट करें, या ये जो OSPF यूज कर रही है उसको पूरा EIGRP में कन्वर्ट करें। इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि इट वुड रिक्वायर लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ डिजाइन फेज, लॉट ऑफ फाइनेंशियल्स। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके EIGRP के रूट्स को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, OSPF के रूट्स को EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि इन दोनों को आपस में एक दूसरे के रूट्स का पता हो। मस्ट बी केयरफुली कंसिडर्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि EIGRP के रूट्स को आप जब OSPF में डालते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो EIGRP का तो मैट्रिक ही डिफरेंट है। वो जैसे कि OSPF का तो मैट्रिक है कॉस्ट, रिप का मैट्रिक है हॉप काउंट्स, और EIGRP के मैट्रिक्स जो है वो बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, वो डिफरेंट फैक्टर्स वो EIGRP के हैं। तो जब EIGRP अपने राउट्स OSPF में डालेगा तो मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो तो EIGRP ने कैलकुलेट किए हुए थे। तो फिर OSPF को क्या पता होगा कि OSPF को क्या पता कि भी बैंडविड्थ मैट्रिक क्या है और MTU, लोड, रिलायबिलिटी, या EIGRP को क्या पता है कि भी कॉस्ट क्या चीज है। EIGRP के लिए तो कॉस्ट कुछ भी नहीं है, या OSPF को हॉप काउंट्स का तो पता ही नहीं है, हॉप काउंट्स क्या होती है। तो फिर हम उसके लिए जब हम राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम उसको उसका मैट्रिक बता के भेजते हैं कि तुम आप OSPF में जा तो रहे हो, लेकिन आपने OSPF में इस मैट्रिक के साथ जाना है जो OSPF अंडरस्टैंड करे। अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये तो हमने अगेन बस ओवरव्यू देखा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, उसके डिजाइन सिनेरियोज क्या हो सकते हैं कि जब आपने दो राउटिंग प्रोटोकॉल्स को आपस में एडवर्टाइज कराना हो तो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। There's so many things involved, उसमें बहुत सारी केयरफुल कंसिडरेशन होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से एक राउट रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ से भी राउट वही रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो फिर राउटिंग लूप होने का खतरा होता है कि राउटिंग लूप को फिर कैसे रोका जाए। उसके दे आर अदर स्टेप्स जो जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को आपस में मर्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, ये था हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल का डिजाइन और उसकी रिक्वायरमेंट्स। आई नो इसमें कुछ चीजें ऐसी रही होंगी जिनका
या तो आपको पहले से प्रायर नॉलेज नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्ट रहा होगा, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको उनका प्रायर नॉलेज है तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं है तो पहले आप वो थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें, फिर यहाँ पर आकर उसको देखें कि हमने उनकी डिज़ाइन के हवाले से, उनकी रिकमेंडेशन के हवाले से क्या बात की, आपको उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो दैट्स इट। आई थिंक राउटिंग प्रोटोकॉल का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आपकी फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। और अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।